इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका अभिवादन अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य और उसके इतिहास पर। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी हमने विस्तार से चर्चा की। हिंदी काव्य, उसका प्रारंभिक युग जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर उसके बाद के जो काव्य आंदोलन हैं उन सब पर विचार किया। आधुनिक काल को हिंदी का गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी के लगभग 1000 वर्षों का इतिहास कविता का इतिहास रहा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, रीतिकालीन हिंदी साहित्य, इन सब में हम देख सकते हैं कि संवत 1050 से और 19वीं शताब्दी तक अगर हम आए, 1700 के बाद उत्तर मध्यकाल और फिर 1900 और उसके बाद आधुनिक हिंदी का काल जो है, यहाँ तक हम कविता के इतिहास को देखते हैं। अनेक प्रकार की कविताएं लिखी गई, लेकिन गद्य काल के आते ही कविता के साथ साथ हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का शुभारंभ हुआ। यह एक तरह का नवजागरण काल था। विषय वस्तु की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, वैश्विक संदर्भों को हिंदी में अंतरित करने की दृष्टि से, अनुवाद और मौलिकता की दृष्टि से, इस आधुनिक हिंदी साहित्य के गद्य काल और गद्य के विकास को यदि हम देखें तो अनेक विधाओं का अलग अलग उद्भव और विकास हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिन पर अलग अलग विधाओं के माध्यम से हमने चर्चा की। हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी रेखाचित्र, हिंदी संस्मरण लेखन, डायरी लेखन, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, पत्रकारिता, अनुवाद आदि बहुत सी क्षेत्रों में, बहुत से अनुशासनों में हमने उद्भव और विकास के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की है। हिंदी उपन्यास हिंदी गद्य की एक सशक्त विधा है, लोकप्रिय विधा है। बड़े बड़े उपन्यासकार विश्व स्तरीय औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से हिंदी में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। हिंदी के कथा सम्राट के रूप में हम प्रेमचंद को याद करते हैं। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी काल का प्रथम युग है, और इस प्रथम युग में हमने देखा कि अनेक गद्यकारों ने कवि के साथ साथ गद्य लेखन की भूमिका का भी निर्वाह किया। कहानी, उपन्यास, नाटक, अनुवाद, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में अपना अविस्मरणीय योगदान किया। उस भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यास की चर्चा हमने की, उसमें बहुत से रचनाकार, उपन्यासकार हमारे सामने आए। उसके बाद द्विवेदी युग आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में भी हिंदी उपन्यास ने गति प्राप्त की। अनेक मौलिक और अनूदित उपन्यास भारतेंदु और द्विवेदी युग में लिखे गए। तिलस्मी, रहस्यमयी और तमाम तरह के रोमांच पैदा करने वाले ऐसे बहुत से औपन्यासिक साहित्य का अध्ययन, अवलोकन, मूल्यांकन हमने किया। उसके बाद छायावादी रचनाकार हमारे सामने आए, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसको हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के रूप में देखते हैं। फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास पर भी हमने बात की, जिसमें बहुत से बड़े, प्रेमचंद के साथ साथ प्रसाद आदि अन्य अनेक रचनाकार, उपन्यासकार हमारे सामने आए। फिर प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। प्रेमचंद के बाद उपन्यास की दशा और दिशा बदली। देश स्वातंत्र चेतना से जुड़ा, सामाजिक, सांस्कृतिक अनेक मुद्दे, अनेक तमाम तरह की स्थितियां
उनको उद्घाटित किया गया। और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बाद का जो उपन्यास है, जिसे अद्यतन हिंदी उपन्यास के रूप में हम देखते हैं, यानी प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की शुरुआत जहां से होती है और आज तक के उपन्यास लेखन पर हम दृष्टि डालते हैं, तो बहुत से जो समकालीन विमर्श हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पर्यावरण विमर्श या अन्य अनेक विमर्श, उन सब का भी उपन्यासों से संबंध बना। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बाद का जो समय है वो लगभग 7वें-8वें दशक से प्रारंभ होता है, यानी लगभग 1970 से 1985 तक के 15 वर्ष का यह प्रथम दौर है, जिसे अद्यतन उपन्यास या समकालीन उपन्यास का प्रथम चरण कह सकते हैं। 1970 ईस्वी से 2005 तक के लगभग 30-35 वर्षों के अद्यतन हिंदी उपन्यास को यदि देखें तो इनमें कथ्य और संवेदना का, शिल्प का, रूपबंध या आकार का, शिल्प या भाषा का उद्देश्य, इन सबको यदि दृष्टि में रखें तो हमें तुलना करने पर अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों की भाषा, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों की भाषा और फिर अद्यतन हिंदी उपन्यास जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं 1970 और उसके बाद की रचना धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में, तो हम देख सकते हैं कि औपन्यासिक साहित्य में भी भाषा, शब्द संपदा, तमाम तरह के शिल्पगत प्रयोग, इनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अनेक पाश्चात्य दर्शन हमारे औपन्यासिक और कथात्मक साहित्य पर अपना प्रभाव छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान आ रहा है, कहीं विमर्शों का आगमन हो रहा है। ये सब कुछ हम समय के साथ साथ कथा साहित्य में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। इन 30-35 वर्षों में, प्रारंभिक वर्षों में उपन्यास को 7वें दशक के हिंदी उपन्यास, 8वें दशक के हिंदी उपन्यास या 9वें दशक के हिंदी उपन्यास आदि वर्गों में भी सुविधा की दृष्टि से विभक्त किया जाता है। इस तरह समकालीन समाज की, विकासशील भारत की बदलते सामाजिक सांस्कृतिक दौर और मूल्यों की चेतना इन उपन्यासों में अत्यधिक मुखर होती हुई दिखाई देती है। इन उपन्यासों के पात्र, चरित्र चित्रण, उनकी भाषा शैली, उन उपन्यासों की संवाद योजना, इन सब में हम समसामयिक दृष्टि से देखें तो परिवर्तन स्पष्ट उजागर होता है, उद्घाटित होता है। इस तरह उपन्यासों ने भी अपने समय को, अपने युग को आत्मसात किया। उपन्यासकारों ने विषय वस्तु को, कथा वस्तु को युग सापेक्ष बनाते हुए पात्रों की परिकल्पना की। इस दौरान के हिंदी उपन्यास धीरे धीरे देश विदेश के पाठकों को, उपन्यासकारों को, समीक्षकों को, विचारकों को, चिंतकों को, पत्रकारों को जोड़ते चले गए। 7वें, 8वें और 9वें दशक की समस्याओं, चुनौतियों, विसंगतियों और निरंतर बढ़ रही विद्रूपताओं की अभिव्यक्ति का मुद्दा हो, प्रश्न हो, या 21वीं शताब्दी के सूचना संचार क्रांति के भारतीय परिवेश की जटिलताओं और यंत्रणाओं का मामला हो, हिंदी उपन्यास और हिंदी उपन्यासकार ने सभी पर पैनी दृष्टि रखी है। उपन्यासकार अपने समय के भारतीय और पाश्चात्य परिवेश को, बदलती स्थितियों और घटनाक्रमों को बहुत बारीकी से अपने अनुभव से जोड़ता है और उन अनुभवों को फिर वो तमाम वस्तु और विषय के साथ, पात्रों के साथ जोड़कर
एक सुनिश्चित उद्देश्य को प्रकट करने का प्रयत्न करता है। उपन्यासकारों ने हर सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत या राष्ट्रीय समस्या को उपन्यासों की वस्तु बनाया। जैसे प्रेमचंद ने अपने समय की तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं और मुद्दों को उठाया था, ऐसी प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों ने और उपन्यासकारों ने भी इस दायित्व का निर्वाह बखूबी किया। और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बाद के जो 3-4 दशक हैं, 5 दशक हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं कि हिंदी उपन्यासकार कितना जागरूक है। वो देश विदेश की तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक चिंताओं को कथा वस्तु से जोड़ता है, पात्र योजना से जोड़ता है, संवादों से और उद्देश्य से भी जोड़ता चलता है। मुद्दा चाहे भारतीयता का हो या भूमंडलीकरण का, मामला चाहे मूल्यों का हो या बाजारवादी संस्कृति के बदलते स्वरूप का, और प्रश्न संस्कारों का हो या अपसंस्कृति के प्रचलन का, आधुनिकता और आधुनिकता के कारण पैदा होने वाली टकराहट का हो या व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक द्वंद्व का, सभी कुछ इन उपन्यासों में उतरता हुआ दिखाई देता है। परिवेश यदि टूट रहे हैं, परिवार यदि बिखर रहे हैं और संयुक्त परिवार प्रथा यदि टूट रही है, व्यक्ति की अस्मिता का प्राधान्य यदि समाज में उजागर हो रहा है, उन सब मुद्दों को भी उपन्यासकार बखूबी अपनी कथा वस्तु से जोड़ता चलता है। एक प्रकार से उपन्यास मोहभंग की स्थितियों, अनुभूतियों को भी अभिव्यक्त करता है। 7वें दशक के बाद का भारतीय नागरिक, जिसने बहुत से आज़ादी से पहले आज़ाद भारत में बहुत से स्वप्न संजो लिए थे, बहुत से मोह पाल लिए थे, उन स्वप्नों को बिखरते और मोह को टूटते हुए, भंग होते हुए जिस रूप में देखा गया, उन सब को उपन्यासकारों ने, कथाकारों ने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में बहुत कुशलता और दक्षता के साथ चित्रित और अंकित करने का प्रयत्न किया है। बदलते ऐतिहासिक प्रसंग हो या आर्थिक क्रांति का मसला हो, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव या समाज पर, परिवार पर, व्यक्ति पर उसका दुष्प्रभाव हो, समाज शास्त्रीय दृष्टि से बदलते परिदृश्य हो, नए जमाने के वैश्विक ज्ञान विज्ञान को आयात और आत्मसात करने का प्रश्न हो, या काम चेतना और मनोविश्लेषणात्मक परिवर्तनों का घटनाक्रम हो, सभी को उपन्यासकारों ने अपनी औपन्यासिक रचनाओं में अपेक्षा अनुसार, आवश्यकता अनुसार अंतरित किया, कथा वस्तु से जोड़ा, पात्र योजना से जोड़ा और बदलते सामाजिक संदर्भों को, बदलते सामाजिक मूल्यों को बहुत खूबी के साथ औपन्यासिक रचनाओं में उतारने का, प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। प्रेमचंदोत्तर प्रारंभिक युग में जिस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, उनका विकासात्मक एवं परिवर्तनशील रूप हमें अद्यतन एवं समकालीन उपन्यासों में देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेमचंदोत्तर प्रारंभिक युग में लिखे गए उपन्यासों में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का संस्पर्श स्पष्ट दिखाई देता है। वहां युंग और फ्रायड का प्रभाव भी दिखाई देता है। बदलते समाज और उसके नवीन संदर्भों में किए जा रहे विकास को, परिवर्तनों को विशेष रूप से अद्यतन उपन्यास और उपन्यासकारों ने बखूबी चित्रित करने का प्रयत्न किया है। मन्नू भंडारी
हिंदी की प्रसिद्ध रचनाकार, उपन्यासकार, कथाकार रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में शिक्षण करते हुए उन्होंने अपने लेखन कार्य को गति प्रदान की। एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही चर्चित उपन्यास उनका महाभोज हमारे समक्ष आया। महाभोज युगीन राजनीति और राजनीतिज्ञ चरित्र के उद्घाटन को, राजनीतिज्ञों के षड्यंत्रों को, उनकी जीवन शैली को हमारे सामने उद्घाटित करता है। हिमांशु जोशी का समय साक्षी है उपन्यास, मृदुला गर्ग का अनित्य उपन्यास और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक और मुख्यमंत्री उपन्यास, या लक्ष्मी नारायण लाल का हरा समंदर गोपी चंदर, इस तरह के ये वो उपन्यास हैं जो अपनी कथा वस्तु के बदलते स्वरूप के कारण, भाषा के बदलते तेवर के कारण, पात्र योजना के मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक चित्रण के कारण एक नई धमक पैदा करते हैं, एक नई उपस्थिति दर्ज करते हैं। कमलेश्वर न केवल कथाकार हैं अपितु सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए एक प्रमुख रचनाकार भी हैं। रेडियो से जुड़कर, सिनेमा से जुड़कर, टेलीविजन से जुड़कर कमलेश्वर ने अपनी एक विशेष उपस्थिति दर्ज की है, अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाई है। बहुत चर्चित और लोकप्रिय धारावाहिकों का सृजन करके भी कमलेश्वर ने अपने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास आदि के ज्ञान का भी परिचय कराया है। कमलेश्वर का बहुत चर्चित उपन्यास है काली आंधी, और नागार्जुन का चर्चित उपन्यास है हीरक जयंती। ये दोनों उपन्यास औपन्यासिक नवीन चेतना को उद्घाटित करते हैं, उजागर करते हैं। अनेक महिला उपन्यास लेखिकाओं ने भी इस कालावधि में समाज के मनोविज्ञान को समझा, उसको पढ़ा और अपने अनुभवों के आधार पर उस बदलते समाज और समाज मनोविज्ञान को चित्रित किया। महिला रचनाकारों ने, बहुत सी औपन्यासिक सृजन करने वाली लेखिकाओं ने इस कालावधि में समाज को और सामाजिक को बड़ी खूबी से, बड़ी बारीकी से पढ़ा, समझा और अपने अनुभवों के आधार पर उसका चित्रण साधिकार किया, निडरता और बेबाकी से किया। इस तरह के उपन्यास लेखिकाओं में उषा प्रियंवदा का नाम उल्लेखनीय है, मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, निरुपमा सोबती, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, कुसुम अंसल, चित्रा मुदगल, ममता कालिया आदि के नाम हम ले सकते हैं। नारी जीवन की स्वच्छंदता को कृष्णा सोबती ने बड़ी बेबाकी से उजागर किया। उनके उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, यारों के यार और सूरजमुखी अंधेरे के। ऐसे अनेक उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने अपनी विलक्षणता का, अपनी अलग अस्मिता और पहचान का परिचय हिंदी जगत को दिया है। अपने समय में उन्होंने नारी की छटपटाहट को, उसकी बेबसी को देखा है। उन्होंने उसकी वेदना, उसकी पीड़ा को महसूस किया है। पूरी ईमानदारी से, सात्विक भावना और सहानुभूति से वो इस नारी समुदाय और समाज की बेबसी और वेदना को अपनी औपन्यासिक रचनाओं में चित्रित करती चलती हैं। उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी ने भी
इस कार्य को बखूबी निभाया है। विदेश गमन करने वाले भारतीयों के मूल्यों की टकराहट, क्योंकि एक द्वंद्व के साथ, एक दुविधा के साथ उन्हें जीवन यापन करना पड़ता है। एक तरफ भारतीय संस्कृति उन्हें अपने आचरण के लिए, अनुकरण के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी तरफ पाश्चात्य आकर्षण और पाश्चात्य सुविधा भोगी जीवन की ललक, ये उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करती है। ये छटपटाहट, ये बेचैनी बहुत स्वाभाविक है। व्यावहारिक आधुनिकता इसके माध्यम से प्रकट होती है, जिसका सजीव चित्रण उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यासों में बहुत ही दक्षता और निपुणता के साथ किया है। 55 खंबे लाल दीवारें ऐसा ही अत्यंत लोकप्रिय और चर्चित उपन्यास दिखाई देता है, जिसमें मानसिक यंत्रणा को, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक विषमता को वो बखूबी चित्रित करती हैं। उनका अत्यधिक चर्चित उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका। इस उपन्यास में वो दिशाहीन, भटकावग्रस्त भारतीय नारी को चित्रित करती हैं। ये जो विदेशी संस्कृति का व्यामोह है, ये तो पाश्चात्य जीवन शैली का आकर्षण है, यह जो सुविधा परस्ती और बाजारवादी संस्कृति का प्रलोभन है, यह उस भारतीय संस्कार से टकराता है। इसलिए बहुत सी स्त्रियां, नारियां दिशाहीन होकर, भटकावग्रस्त होकर जब इन भारतीय मूल्यों से जूझती हुई दिखाई देती हैं, तो उपन्यासकार के रूप में लेखिका उन्हें कथावस्तु और पात्र योजना से जोड़ती चलती है। विदेश गमन पर जो नारी विदेश को ही जाकर वहां की हो जाती है, और कुछ ऐसी स्त्रियां जो वहां जाकर भी वहां की नहीं हो पाती हैं। ऐसे में न विदेश का हो पाना, न भारत का रह पाना, यह जो द्वंद्व और दुविधा है, इसको भारतीय नारी की इस पीड़ा और वेदना को उषा प्रियंवदा ने बड़ी खूबी के साथ अपनी औपन्यासिक रचनाओं में उद्घाटित किया है। शेष यात्रा भी उषा प्रियंवदा का एक ऐसा ही चर्चित उपन्यास है, जो दुविधाग्रस्त, अकेलेपन से त्रस्त, स्व से जूझती, संघर्ष करती उस भारतीय नारी को दर्शाता है, जिसका भरोसा टूट गया है, जिसकी आस्था डगमगा रही है। उषा प्रियंवदा की यह स्पष्ट मान्यता है कि विवाह, शादी, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते तथा दोस्त मित्र संबंध आदि तभी तक रहते हैं जब तक चल रहे हैं। यदि वे एक बार टूट जाएं तो उनका फिर से पूर्ववत हो पाना कठिन होता है। ये बात हमारे यहाँ कवियों ने भी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर न जुरे, जुरे गांठ पर जाए। उषा प्रियंवदा ने भी अपनी अनेक औपन्यासिक रचनाओं में ऐसे बिखरते हुए, टूटते हुए घरों को, टूटते बिखरते रिश्ते नातों को, मैत्री संबंधों को बहुत खूबी के साथ चित्रित किया है। वह जो संबंध एक बार टूट जाते हैं, वह जो घर एक बार बिखर जाता है, फिर उसका फिर से संवरना, फिर से बनना पूर्ववत नहीं हो पाता। उषा प्रियंवदा ने अपने उपन्यास शेष यात्रा में तो ऐसे अकेलेपन से जूझते, दुविधाग्रस्त, त्रस्त समाज को, परिवार को, परिकर को, स्व से जूझती, संघर्ष करती भारतीय नारियों को बखूबी और विधिवत दर्शाया। ऐसी स्त्रियां जिनका भरोसा टूट गया है, जिनकी आस्था डगमगा रही है। ये सभी वो महिलाएं जो हिंदी उपन्यास लेखिकाओं ने समकालीन नारी की दशा और दिशा को अपने निजी अनुभवों से जोड़कर चित्रित किया,
नारी की सामाजिक स्थिति और नियति के परिप्रेक्ष्य में प्रामाणिकता के साथ उन्हें उद्घाटित किया। इस तरह मित्रों, उषा प्रियंवदा ने बदलते समाज, बदलती परिस्थितियां, बदलते देश, बदलते विश्व को केंद्र में रखकर रिश्ते नातों को और महत्वाकांक्षाओं को परस्पर टकराहट के साथ चित्रित करने का बहुत ही सजीव प्रयास किया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो अद्यतन उपन्यास है, इसकी दशा और दिशा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास से हटकर एक नई राह को उद्घाटित करती हुई दिखाई देती है। अनेक उपन्यासकार इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हमारे सामने और आते हैं। उनकी चर्चा हम आगे पुनः करेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।